हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब पर्यावरण अध्ययन से पढ़ेंगे पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो इसका मतलब हुआ कि आज हम किसानों की कहानी पढ़ने वाले हैं और वो कहानी हमें बताएंगे जो उनके बीज, वो बीज जिनको कि वो अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बीज जिनकी खेती से फिर हमें अनाज मिलता है, धान मिलता है, और वो बीज जो कि हमारे खाने के लिए काम आते हैं। तो देखते हैं कि यह बीज हमें किस तरह से कहानी सुनाते हैं और क्या कहानी सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैं हूँ नन्ना बाजरा। आप लोगों ने बाजरा तो सुना ही होगा कि क्या होता है और आपने देखा भी होगा। यहाँ पे ये फोटो है, हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि बाजरा कैसा होता है। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। अब देखो, यहाँ पर बाजरा बता रहा है कि बहुत साल पहले सन 1940 में उसको जो है इस सुंदर बक्से में रखा गया था। ये जो दिखाया गया है यहाँ पे एक लकड़ी का बक्सा। अब वह कह रहा है जो ये कहानी सुनाने जा रहा है वो कहानी है उसके किसान दामजी भाई के परिवार की। और अगर आज वो इस कहानी को नहीं सुनाता है तो फिर शायद वो वह कहानी कभी नहीं सुना पाएगा। मैं जन्मा था गुजरात के वानगाम में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी बाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता, मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। अब देखो, यहाँ पे जो बाजरा है वो कहानी बता रहा है अपनी और अपने किसान की, जिनका नाम है दामजी भाई, और उनके परिवार के बारे में, जिसमें कि उसने बताया कि वह जन्मा था गुजरात के वानगांव में। और वह कह रहा है कि उस साल जो है बाजरे की बहुत ही अच्छी फसल हुई थी। और आपको पता ही होगा कि जब भी किसी गांव में या कहीं पर बहुत अच्छी फसल होती है तो वह वहाँ के लोगों के लिए एक त्योहार के समान हो जाता है और वह उस खुशी को मनाने लगते हैं। फिर वह कहता है कि जो गुजरात का ये गांव था यानी कि वानगांव, यह इलाका जो है अनाज, साग सब्जी के लिए बहुत ही मशहूर था। और दामजी भाई क्या करते थे, हर साल अच्छी फसल के लिए कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। अब पहले तो वो क्या करते थे, उनको सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रख दिया करते थे। लेकिन अब दामजी भाई ने क्या करा, एक लकड़ी का सुंदर सा बक्सा बनाया जिसमें कि अलग अलग खाने थे और फिर उसमें बाकी बीजों के साथ बाजरे के बीज को भी संभाल दिया। और उसमें कीड़े ना लगे इसलिए उन्होंने नीम की पत्तियां भी बिछाई, जैसे कि यहाँ पे फोटो में हमें दिख रहा है
कि बक्से में बाजरे के बीज रखे हुए हैं और उन पर नीम की पत्तियां भी लगी हुई हैं। अब कहा जा रहा है कि दामजी भाई के जो सभी चचेरे भाई थे वो भी साथ ही में रहते थे और गांव में एक दूसरे के साथ खेतों के काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और जब भी नई फसल तैयार हो जाती थी तो सब लोग उसको त्योहार की तरह मनाते थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि तब के खाने की तो बात ही अलग थी। आपने भी देखा होगा कि जो पहले का खाना होता था भले ही उसमें कम प्रकार के होते थे खाने, लेकिन सभी चीज़ें बहुत ही शुद्ध होती थी, बहुत ही स्वच्छ होती थी और बहुत ही वो स्वास्थ्यवर्धक होती थी। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि सर्दियों में क्या किया जाता था, सभी लोग पहले अपना काम कर लेते थे और वहीं पर फिर सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर उसको सील बंद कर देते थे और फिर कोयले के अंगारों पर उस मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाते थे और इस तरह के खाने के पकाने को वो बोलते थे ऊंधियू। ऊंधियू का मतलब उन्होंने बताया है होता है उल्टा। फिर उन्होंने कहा है कि इस तरह पकी हुई सब्जी और बाजरे की रोटियों के साथ क्या होता था, उनको मिलता था दूध, मक्खन, दही और फिर जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थीं। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज, सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते थे। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों पर और करगों पर की जाती थी। अब देखो ये लोग कितना सारा काम करते थे। पहले तो जो भी सब्जियां या अनाज या धान जो भी वो उगाते थे अपने इस्तेमाल के लिए घर में रखकर जो बचता था बाकी वो जाकर बाजारों में दुकानदारों के पास बेच देते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, कभी कभी थोड़ी कपास भी उगा लेते थे और फिर उससे सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करगों पर करते थे। अब हमें कहा है बताओ, तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या बताना है। सबसे पहला सवाल है, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं और किस अनाज से? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे घर में रोटियां बनती हैं और मेरे घर में प्रायः गेहूं की रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर आपके घर में किस अनाज से रोटी बनती है आप वह यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? तो आपने अगर खाई है तो आप हाँ लिखेंगे और आप वो कैसी लगी आपको वो रोटी आप वो यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ मैंने 2-3 बार ज्वार की रोटियां खाई हैं और यह मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पता करो और लिखो। अब आपको क्या करना है, पहले तो क्या करा है हमने कुछ सवालों का जवाब यहाँ पे सिर्फ बताया है, लेकिन अब कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब हमें पहले पता करने हैं और फिर उनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो पहला सवाल है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका जवाब है, मेरे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उसे समय समय पर धूप में सुखाया जाता है तथा उन्हें बंद डिब्बे में रखा जाता है। अब आपके घर में अनाज और दाल को कीड़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब है हमारा अगला सवाल, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। जैसे अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा रहा है कि आपने भी देखा होगा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई सा भी एक त्योहार लेना है और उस त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। और आपको क्या जानकारी इकट्ठी करनी है, जैसे कि त्योहार का नाम, किस मौसम में उस त्योहार को मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है,
और क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, सब मिलकर या अपने अपने घरों में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक त्योहार जो भी आपको अच्छा लगता हो, किसी भी एक मौसम का, आप वो लेकर उसकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक त्योहार लिया है और उसकी जानकारी इकट्ठी करी है। तो इसका जवाब मैंने दिया है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको भी पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती है, बहुत ज़्यादा किसान हैं और वह किसान खेती कर कर हमारे लिए या फिर पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो खाना प्रदान करते हैं। तो क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ खेती से जुड़े हुए कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे लोहड़ी, होली, बैसाखी इत्यादि। अब मैं यहाँ पर लोहड़ी से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें पूछा गया था त्योहार का नाम, तो वो है लोहड़ी। फिर पूछा है कि किस मौसम में मनाते हैं, तो यह प्रत्येक वर्ष जाड़े के मौसम में 13 जनवरी को मनाया जाता है। फिर पूछा था कि किन किन राज्यों में मनाया जाता है, तो इसका है यह कई राज्यों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में येल्ला बेल्ला तथा पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। फिर पूछा है क्या क्या खाना पकाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का खाना पकाया जाता है। गुड़ और तिल लगभग हर राज्य में खाए जाते हैं। अब पूछा है कि उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, तो इसका जवाब है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में सभी लोग मिलजुल कर इसे मनाते हैं। कुछ राज्यों में इसे केवल परिवार के लोगों के साथ ही मनाते हैं। गुजरात में इस अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अपने घर में बड़ों से पूछो क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने घर के बड़ों से पूछना है कि क्या कोई भी ऐसी चीज़ है खाने की जो उनके ज़माने में तो बनाई जाती थी पर अब नहीं। तो आप इसका जवाब अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और मैं यहाँ पे अपना जवाब लिख रही हूँ। मेरी माँ ने बताया कि उनके ज़माने में तिल तथा कूटे हुए चावल को मिलाकर लड्डू बनाए जाते थे जो काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, परंतु आज तो लोग बाजार से केवल गज्जक खरीदते हैं और खाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर हो? तो इसका जवाब है कई तरह के अनाज और साग सब्जी हमारे इलाके में उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, धान, आलू, आम, लीची। अब इनमें से लीची तथा आम दूर दूर तक मशहूर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें 4 फोटो दी हैं और इनमें ये चारों जो है कुछ तरह के अनाज और बीज हमें दिखाए गए हैं और इसके यहाँ पर साइड में देखो लिखा हुआ है। क्या इन अनाजों को पहचान पा रहे हो? तो आप भी इन्हें देख के पहचान ही रहे होंगे, पर फिर भी मैं आपको नाम बताती हूँ। सबसे पहले जो फोटो दी है वो है मक्का, उसके बाद जो है वो है सरसों या फिर आप बोल सकते हो तोरी या राई के बीज। फिर तीसरे नंबर पर है गेहूं और चौथे नंबर पर है बाजरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बदलाव, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस चीज का बदलाव हो रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए,
कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह यानी कि गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं, अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो खास मौकों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता था। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हंसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हंसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीजें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हंसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, ये कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमें पता चला कि किस तरह का बदलाव हुआ है। किसानों ने अपने खेती करने के तरीकों में बदलाव कर दिया, बीज में भी बदलाव कर दिया, खेत जो वो जोतते थे उसमें भी बदलाव कर दिया, अपने मशीनों में बदलाव कर दिया, अपने रहन सहन खाने पीने बहुत सारे तरीकों में उन्होंने बदलाव कर दिया। अब इसमें जो बीज है यानी कि जो बाजरा जिनको कि बक्से में दामजी भाई ने जो बक्से में बीज रखे थे, वो कहते हैं कि ये कैसी तरक्की है जिससे कि उन बीजों की और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। यहाँ तक कि कुछ नए उपकरणों या नई मशीनों के उपयोग से तो लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चर्चा करनी है कुछ सवालों के लिए। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है, बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हंसमुख की खेती यानी जैसे कि सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, दामजी भाई तथा हंसमुख अलग अलग तरीके से खेती करते थे। दामजी भाई ने खेती के परंपरागत तरीकों को अपनाते थे। वह अपने खेतों की जुताई हल बैलों से करते थे तथा उसमें पूर्व से जमा किए गए अनाज को बीज के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। अब उसके ठीक विपरीत हंसमुख ने खेती की आधुनिक तकनीकों को अपनाया। उसने अपने खेतों की ट्रैक्टर से जुताई की। उसने अच्छे बीजों को बाजार से खरीद कर अपने खेतों में बोया, खेतों में अच्छी खाद डाली, सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाला पंप लगाया। उसने उन अनाजों की खेती छोड़ दी जिसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती थी और उसने सिर्फ उन्हीं बीजों की खेती की जिससे कि उसको अच्छा मुनाफा हो और वह कहता था इस मुनाफे से वो अपने रहन सहन जीवन में तरक्की करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हंसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? तो इसका जवाब है, तरक्की का मतलब ज्यादा पैसा कमाना, बेहतर जीवन शैली तथा बेहतर सुविधाएं होती हैं। तो देखो, आप भी अगर देखो कि मान लीजिए कोई आपके सामने कोई भी परिवार है, वह पहले
बिना बिजली के रह रहा था, बिना टीवी के रह रहा था, सिर्फ रूखी सूखी रोटी खाता था। लेकिन क्या हुआ, जब उनके पास ज़्यादा पैसे आए तो उनके घर में बिजली भी हो गई, अच्छा पानी हो गया, स्वच्छ तरीके से वे रहने लग गए, उनके पास बहुत कपड़े हो गए, अच्छा अच्छा खाना खाने लग गए। तो आप भी कहोगे कि हाँ, यह एक तरीके की तरक्की है। तो वही यहाँ पर मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ इसके जवाब में कि तरक्की का मतलब होता है ज़्यादा पैसे कमाना, बेहतर जीवन शैली तथा बेहतर सुविधाएं होती हैं। लोगों के पास आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस घर तथा खाने के पौष्टिक आहार होता है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तथा बेहतर करते हैं। तो देखो, हमें ये देख के ही पता चल रहा है कि हाँ, यह तरक्की है। अब हमें क्या करना है, लिखो। तो आप ये जो सवाल है इसका जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? तो जहां पर भी आप रहते हो, अगर आप गांव में रहते हो या आप किसी शहर में रहते हो, किसी भी इलाके या बस्ती में रहते हो, वहां पर अगर आपको किसी चीज की कमी लगती है तो आपको क्या करना है, आपको उस बारे में लिखना है कि वहां पे कौन से सुधार होने चाहिए और उस गांव या इलाके में कौन सी तरक्की होनी चाहिए, उस बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, मैं अपने गांव या इलाके में निम्नांकित तरक्की देखना चाहूंगी, जैसे कि अच्छी सड़क, नंबर 2 24 घंटे बिजली, नंबर 3 अच्छे मकान, नंबर 4 अच्छे स्कूल एवं कॉलेज, नंबर 5 अच्छी चिकित्सा व्यवस्था यानी कि अच्छे अच्छे अस्पताल, नंबर 6 रोजगार के अच्छे एवं पर्याप्त अवसर, नंबर 7 बेहतर विधि व्यवस्था, नंबर 8 एक बहुत अच्छी लोक परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था मतलब आने जाने के लिए गाड़ियां हो अच्छे से, उसकी अच्छी सुविधा हो। फिर है नंबर 9 बड़े पार्क बच्चों के खेलने की सुविधाओं के साथ साथ, यानी कि एक अच्छा पार्क हो और उसमें बच्चों के खेलने के लिए, जैसे आपने देखा होगा झूले वगैरह ये सब हो उसमें, तो वही लिखा है एक बड़ा पार्क बच्चों के खेलने की सुविधाओं के साथ। तो ये तो हो गया जो कि हम अपने गांव में तरक्की चाहते हैं वह। अब हम आगे बढ़ते हैं, खर्चे पर खर्चा। तो देखो अब क्या हो रहा है, खर्चे पर खर्चा, यानी कि पहले से जो खर्चा हो रहा था उस पर कुछ और भी खर्चे जुड़ गए हैं। तो देखते हैं कि यह कौन से खर्चे हैं जो कि और खर्चे बढ़ा रहे हैं। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हंसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी इनकी। हंसमुख का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हंसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे। तो देखो अब आप देख ही रहे हो कि कितने खर्चे होने लगे। पहले जो पुराने बीजों को संभाल कर रखते थे उसमें कोई कीटनाशक दवाई नहीं डालनी पड़ती थी, कोई बाजार से लाकर नई खाद नहीं डालनी पड़ती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो नए बीज लाने का खर्चा, फिर उस पर कीटनाशक दवाई डालने का खर्चा, फिर नई खाद डालने का खर्चा, फिर जो सभी लोग नए नए पंप लगा रहे हैं वह खर्चा, और सभी ने पंप लगा लिए तो इसलिए क्या हुआ, पानी की कमी भी हो गई। मुनाफे का पैसा बैंक के कर्ज में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। अब देखो ये तो आपने भी देखा होगा कि कोई भी चीज अगर किसी इलाके में एक ही जगह पर मिलती है तो उसका क्या होता है, उसकी फायदा होता है क्योंकि वो एक ही दुकान है वहां पर। लेकिन अगर एक ही तरह की चीज की बहुत सारी दुकानें हो जाएंगी तो क्या होगा, सभी लोग अलग अलग दुकानों से जाकर खरीदारी करेंगे। इससे उस एक इंसान का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा।
तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हुआ, सभी ने कपास की खेती करना शुरू कर दी, तो इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। अब कीमत कम हुई तो क्या हुआ कि सब दवाइयाँ डाले जा रहे थे, बार बार कीटनाशक दवाइयों को बार बार खेतों में डाल रहे थे, तो उससे ज़मीन की जान भी खींचने लगी। और खेती करने से जो भी पैसा वो कमा रहे थे, उससे क्या हुआ, वो अपना गुजारा चलाना ही उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा है। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा, दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के लिए काम आएगा। अब देखो, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां हो रही थी, खेती से कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा था, तो हसमुख जो है पहले जैसा नहीं रहा और वह बहुत ही चिड़चिड़ा परेशान रहने लग गया। अब उसका बेटा जो है वो भी जवान हो गया है और पढ़ लिख कर वो खेती का काम नहीं करना चाहता। वह क्या करता है, बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर देता है, जिसके लिए कि उसे कई बार तो रातों रातों के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था और कई बार तो इतना काम हो जाता था कि वह हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं आ पाता था। उसके बाद वह एक दिन क्या हुआ कि कुछ ढूंढने लगा और अपनी माँ से कहता है कि दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है, क्योंकि ट्रक को ठीक करने के लिए कुछ औजार रखने के लिए वह काम आ जाएगा। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? तो देखो, ये थी बाजरे की कहानी, जिसके लिए कि दामजी भाई ने एक सुंदर सा लकड़ी का बक्सा बनाया था, लेकिन वही बक्सा अब ट्रक को ठीक करने वाले औजारों के काम आ रहा है। और जो बाजरा यानी कि जो बीज थे वो खेती करने के लिए वो रखे गए थे, संभाले गए थे, लेकिन उनको अब कोई काम में नहीं ला रहा है। उनको रखकर वो भूल गए थे और अब याद आया भी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बक्से की जरूरत थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोचो और चर्चा करो। तो देखो, आपको हमको क्या करना है, हमें सवाल दिया है, उस सवाल के जवाब के लिए पहले हमें सोचना है और फिर जो भी सोचकर हमें समझ आता है या हमारे दिमाग में आता है उस बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला सवाल है, आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? तो इसका जवाब है, हसमुख के खेती की उर्वरा शक्ति अत्यधिक उर्वरक के उपयोग के कारण खत्म हो गई। उसके द्वारा खेती तथा ट्रैक्टर आदि के लिए गए बैंक के कर्जे भी वह नहीं चुका पाया था। भविष्य में वह खेती नहीं कर पाया होगा। तो ये तो इसका जवाब है, लेकिन मैं अब आपको इसको थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने खेतों में देखो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा था, नए नए उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो खेती, जो उसके खेत थे, जो ज़मीन थी, वो पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी, उनकी शक्ति पूरी खत्म हो चुकी थी। ऊपर से उसने ट्रैक्टर वगैरह के लिए जो बैंक से कर्ज लिया था वो भी वो चुका नहीं पाया। अब जब इतनी परेशानी हो रही थी तो भविष्य में वह खेती कैसे करेगा? तो ये था इस जवाब का मतलब। अब अगला सवाल है, दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका जवाब है, अत्यधिक खाद तथा रसायनों के इस्तेमाल तथा एक ही फसल बार बार उगाने के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई थी। सभी किसानों द्वारा सिर्फ कपास उगाने के कारण उसकी कीमत भी कम मिल रही थी। हसमुख द्वारा लिए गए कर्ज ना चुका पाने के कारण परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा था, क्योंकि परेश को दिख रहा था कि उसके पिताजी को किसी भी तरह का कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और दामजी भाई ने इसलिए करा था क्योंकि दामजी भाई अपने पिताजी को देखते, हसमुख
ने अपने पिताजी को खेती करते हुए देखा। उसने देखा कि उसके पिताजी को बहुत मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, जीवन अच्छे से निकल रहा है, तो हंसमुख ने उसी खेती को करना चाहा। लेकिन जब हंसमुख ने खेती में नई नई इस्तेमाल शुरू कर दिए तो उसको क्या हुआ, मुनाफा तो नहीं हुआ, बाद में नुकसान होने लग गया। तो परेश ने इस नुकसान को देखते हुए खेती करना पसंद नहीं किया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीज को शक था कि जो हंसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तो इसका जवाब है, मैं समझती हूँ कि बीज का शक सही था। खेती के नए तरीकों के द्वारा खेतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, जिसके कारण खेत अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगता है तथा धीरे धीरे बंजर हो जाया करता है। भूगर्भीय जल का सिंचाई आदि कार्यों के लिए अत्यधिक दोहन से यह जमीन में काफी नीचे चला जाता है तथा भविष्य के लिए बहुत कम जल बच जाता है। एक मशीन आदमी से ज्यादा काम कर सकता है, परंतु इससे कई लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। अतः एक नज़र में देखें तो यह तरक्की लगती तो है, परंतु यह वास्तविक तरक्की नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय में। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। तो आपको क्या करना है, अब अखबार में छपी रिपोर्ट है, यहाँ पर एक दिखाई गई है, इसको पढ़ना है और फिर उस पर हमें कुछ चर्चा करनी है। तो यह रिपोर्ट है मंगलवार 18 दिसंबर 2007 की और यह आंध्र प्रदेश के बारे में है। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वह कहते हैं यह बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो देखो, इस रिपोर्ट में हमें किसानों की परेशानी के बारे में पता चला कि किसान जब भी परेशान होते हैं या घाटे में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, और जब बैंक को वह अपना कर्जा जो है चुका नहीं पाते हैं तो बैंक उन्हें जेल भेज देती है। अब यहाँ पे फिर वह कहते हैं कि जो व्यापारियों ने बड़े बड़े कर्जे ले रखे हैं उनका तो वह कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन किसानों को छोटे छोटे कर्जों की वजह से ही जेल भेज दिया जाता है। और इन समस्याओं की वजह से जो कि जैसे कि नालप्पा रेड्डी के यहाँ पे के बारे में कहा गया है, इनके जैसे बहुत सारे किसान हैं और कहा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1997 से 2005 तक में 1,50,000 किसान अपनी जान दे चुके हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, परेशानी से निकलने के लिए कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन कर्जा नहीं दे पाते और जेल जाने के डर से वो अपनी जान दे देते हैं। और देखो, आखिरी में कहा जा रहा है कि ये एक आंकड़ा है जिसमें कि लिखा गया है 1,50,000, लेकिन संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब है आगे आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं, सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो अब हम इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपको किसी भी एक किसान से
बात करनी है और आपके मन में खेती से जुड़े जो भी सवाल आते हैं, जिस तरह के सवाल आते हैं, आपको उनसे पूछने हैं। फिर है आगे कहा है, अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। तो इसका मतलब हुआ कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए करना क्या है, आपको किसी भी किसान से बात करनी है और या फिर आप किसी खेत या बाड़ में जाकर वहाँ पे जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो खेती करते हैं, उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? खेती से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो वो आपको उनसे पूछने हैं और फिर उन सवालों पर जो आपको जवाब मिले हैं उनको लेकर आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की है। मैं पास के गांव के खेतों में गई, वहां एक किसान से पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, आप कब से खेती कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पिछले 20 वर्षों से। फिर मैंने पूछा, आप अपने खेतों में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तो किसान ने जवाब दिया, मैं अपने खेतों में मुख्य रूप से धान एवं गेहूं उगाता हूँ। फिर मैंने सवाल किया, आप अपने खेतों में धान तथा गेहूं के अलावा और कौन सी फसल उगाते हैं? तो किसान ने जवाब दिया, मैं अपने खेतों में धान तथा गेहूं के अलावा मक्का, सरसों तथा सब्जियां उगाता हूँ। फिर मैंने सवाल किया, आप अपने खेतों की सिंचाई किस प्रकार करते हैं? तो किसान ने जवाब दिया, मैं अपने खेतों की सिंचाई नहर से करता हूँ। फिर सवाल किया मैंने, आपके द्वारा उगाए जाने वाले फसलों में से किसे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो किसान ने जवाब दिया, धान की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब देखो, ये तो मेरे मन में उठे कुछ सवाल थे जिनके मैंने सवाल पूछकर एक रिपोर्ट बनाई है। आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप उनके बारे में पूछकर अपनी एक अलग रिपोर्ट भी बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी पढ़ो। अब देखो, गुजरात में कक्षा 5 के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, भास्कर भाई कोई हैं गुजरात में ही, उनका फार्म देखकर उस पर एक रिपोर्ट लिखी है। तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वह तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वह जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वह फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया, यह केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुओं को रखा है। वह रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे। मज़ा भी आया।
और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। तो देखो यहाँ पर जो भास्कर भाई की बाड़ी है, जो वो खेती करते हैं, वो नारियल की करते हैं। उनके खेत वहाँ पे बाड़ी में बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं और वो इतने अच्छे थे देखने में कि इन बच्चों ने सोचा कि यह जरूर कोई नई तकनीकी या उपकरणों का इस्तेमाल करके यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह अपने बिल्कुल पुराने तरीकों की तरह काम करते हैं और बाजार से लाई हुई खाद का इस्तेमाल नहीं करते। वो खुद ही खाद को बनाते हैं जो कि अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है। और इस फार्म से उन्होंने एक खेती करने के नए तरीकों को भी जाना है। अब आगे जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है वो समूह के सदस्य हैं प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, जो कि कक्षा 5C से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाजरे के बीज का सफर खेत से प्लेट तक। तो अब यहाँ पे बाजरे के बीज का सफर बताया है जो कि खेत से प्लेट तक है, यानी कि खेत में पहले वो एक बीज के रूप में उसे बोया जाता है, फिर उसकी खेती की जाती है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसका आटा बनता है और फिर उस आटे से रोटी बनाई जाती है और वह रोटी जो है हमारी प्लेट तक पहुँचती है। तो देखते हैं कि बाजरे के इस सफर में क्या क्या होता है। तो हमें यहाँ पे कहा है चित्रों को देखो और बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो इतने सारे हमें चित्र दिखाए गए हैं और हमें कहा है कि आपको ये चित्र देखने हैं और बताना है कि आपको इन चित्रों में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले कहा है चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली में रखी है। देखो यहाँ पे चित्र 2 में आपको दिख ही रहा है जहाँ पे कि बाजरे की जो बाली है वो ओखली के अंदर रखी गई है। फिर कहा है कि मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं। अब देखो ओखली में कूटने के बाद जो है वो दाने अलग हो गए हैं और फिर चित्र 3 में जैसे दिखाए गए हैं ऐसे दिखते हैं बाजरे के दाने। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से किया जाता है। दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कह सकते हैं। तो देखो वो कह रहे हैं जो काम यहाँ पे ओखली में किया जा रहा है उसके लिए एक बड़ी मशीन भी आ गई है जिसको थ्रेशर कहा जाता है और ये एक ही काम करने के 2 अलग अलग तरीके हैं और इन तरीकों को ही उन्होंने कहा है, मशीन के लिए उन्होंने कहा है हम इसे तकनीक भी कह सकते हैं। अब आगे कहा है चित्र 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा होगा। तो देखो चित्र 4 में चक्की है। हमें पता है कि चक्की जो है वो पीसने के काम आती है, तो इसलिए इसमें बाजरे के दानों को पीसा जा रहा है। फिर चित्र 5 और 6 में किस तकनीक से आटा तैयार किया गया होगा। तो देखो 5 में क्या है, वो बाजरे का आटा बन गया है पीसकर। अब इसमें जो है पानी डालकर इसको गूंदा गया है और वो चित्र 5 से आटे को गूंदकर हमने चित्र 6 में परिवर्तित कर दिया है जिससे कि वो गूंदा हुआ आटा बन गया है। अब उन्होंने कहा है कि छलनी का इस्तेमाल कब किया गया होगा। तो छलनी का इस्तेमाल आपको पता ही है कि जब आटा पिसा हुआ आटा होता है और हमें उसे गूंदना होता है तो हम उससे पहले गूंथने से पहले हम उस आटे को साफ करने के लिए उसमें ताकि जो भी कचरा हो, जो मोटे मोटे बीज हो अगर उनको निकालने के लिए हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आटे को छलनी से छाना जाता है, साफ किया जाता है चित्र 5 से, फिर हम उसको पानी डालकर गूंद लेते हैं और वो चित्र 6 जैसा बन जाता है। उसके बाद चित्र 7 में देखो रोटी को क्या आटे को क्या करा है, छोटी छोटी लोई बनाकर उसको रोटी का आकार दिया गया है और फिर उसको तवे पे सेका गया है चित्र 8 में। और सेकने के बाद रोटी को पकाने के बाद वो पहुंच गई है प्लेट पर। यहाँ पे हमने देख लिया बाजरे का सफर खेत से प्लेट तक। तो प्लेट में देखो कितना फर्क है पहले चित्र में और हमारे 9वें चित्र में। पहले चित्र में बाजरा जो है वो खेतों में है
उसके बाद उसको ओखली में पीसा है, फिर बीज निकाले हैं, फिर उसके बाद उसको पीसा गया है, फिर आटा बना है, फिर आटे को गूंदा गया है, फिर गूंदने के बाद उसकी लोई बनाई है, फिर लोई बनाने के बाद उसको तवे पे रोटी का आकार देकर सेका गया है और फिर 9वें चित्र तक पहुंचते पहुंचते हमारी सुंदर सी अच्छी सी पकी हुई रोटी बन गई है। अब हमें पूछा है हम क्या समझे, तो किस चीज से और हम क्या समझे हैं यहाँ पे हम वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। बाजरे के बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे खाने में कई तरह के बदलाव आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, बाजरे की बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका हम जवाब लिखते हैं। इसके जवाब में हमने लिखा है कि किस तरह का परिवर्तन आया है। अब इसका जवाब या तो आप अपने बड़ों से पूछकर लिख सकते हैं या फिर मैं जो जवाब दे रही हूँ आप उससे भी देखकर लिख सकते हैं। हमारे खाने में कई तरह के बदलाव आए हैं। पहले लोग तरह तरह के अनाजों की रोटियां खाया करते थे, परंतु आज रोटियां मुख्य रूप से गेहूं के आटे से ही बनाई जाती हैं। मेरी माँ बताती है कि पहले आटे के लिए गेहूं के दानों से गंदगियां हाथों से चुनकर निकाली जाती थी। फिर गेहूं को पानी से धोया जाता था। धोने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता था। गेहूं को सुखाने के बाद उसे चक्की पर ले जाया जाता था, जहां गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता था। कम गेहूं को पीसने के लिए दादी माँ लोग घर पर ही चक्की में उसे पीस लिया करती थी, परंतु आज पिसा हुआ गेहूं का आटा पैकेटों में उपलब्ध है। प्रायः सभी घरों में पैकेटों में बंद आटा ही खरीदा जाता है। मैं एक बार गेहूं के दानों को देखकर पहचान नहीं सकी कि यही गेहूं के दाने हैं, हालांकि मैंने गेहूं के दानों को फोटो में देखा था। मैं यह जानकर भी हैरान हो गई कि चावल दरअसल धान से प्राप्त किए जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग आज बने बनाए खाना जैसे नूडल, पास्ता, ब्रेड आदि पसंद करने लगे हैं। मैं समझती हूँ कुछ सालों बाद लोग परंपरागत भोजन बनाना भी भूल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि कितने तरीके से हमारे खाने का तरीका बदल गया है। पहले एक आटा बनाने के लिए ही कितना काम किया जाता था और अब लोग क्या करते हैं, मार्केट से पिसा पिसाया आटा जो कि पैकेटों में बंद रहता है वो लाकर सीधा अपना रोटी बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पहले अलग अलग तरह की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और गेहूं की रोटी अलग अलग खाई जाती थी, लेकिन आजकल अधिकतर गेहूं की रोटी ही खाई जाती है। अब है अगला सवाल, अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? तो इसका जवाब है, यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोने लगे तथा फसल उगाने लगे तो स्थिति बहुत ही मुश्किलों भरी हो जाएगी। इसमें हम लोगों को तरह तरह की चीज़ें खाने को नहीं मिलेगी। हम लोग एक ही तरह की चीज़ खा खा कर थक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भोजन जिंदगी की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति हुई तो दुनिया बेस्वाद हो जाएगी। अब जो हमारा पाठ है वो यहाँ पर खत्म होता है और हमारा पाठ था किसानों की कहानी, बीजों की जुबानी। और यह कौन से किसान की बात थी? यह थी दामजी भाई किसान के बारे में। और यह हमें कहानी सुनाई एक बाजरे के बीज ने, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी थी। और इस कहानी से हमें पता चला खेती के पुराने तरीकों के बारे में, नए तरीकों के बारे में, तरक्की के बारे में, खाने में आए परिवर्तन के बारे में और किसानों की जिंदगी के बारे में। किसानों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में भी आज हमने यहाँ पर जाना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा पाठ खत्म हो गया है तो आपको इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है,
इसको समझना है और इसमें दिए गए कार्यों को आपको करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप सारे कार्य खुद भी कर पाएंगे। तो अब हमारा यह पाठ खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में।